गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जैसे कि अपन पहले पढ़ रहे थे, जो सिक्स साइंस का जो चैप्टर है भोजन के घटक है, उसके जो आगे का टॉपिक है संतुलित आहार या संतुलित भोजन। तो अपन संतुलित भोजन किसे कहेंगे? तो संतुलित भोजन उस भोजन को कहा जाता है जिस भोजन के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। हमारे शरीर के लिए, वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए जो सभी प्रकार के यदि पोषक तत्व उस भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं तो उस भोजन को अपन क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर देखते हैं अपन, सामान्य पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं, जैसे पोषक तत्व आया तो पोषक तत्व आपको अपन पहले ही पढ़ा था, पहले वाले चैप्टर के अंदर भी देखा था। जैसे पोषक तत्व का मतलब होता है भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज वगैरह आदि की क्या होनी चाहिए? प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, ताकि अपने का जो शरीर का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रह सके। देखो, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहा जाता है। यानी जो भी अपन क्या करते हैं, विभिन्न जो भी अपन खाद्य पदार्थ होते हैं जो भोजन के रूप में अपन ग्रहण करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? आहार कहा जाता है। हमारे शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में वह सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। यदि कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही क्या हो, कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुपसांस व जल भी होना चाहिए। इसी प्रकार के आहार को क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। देखो, यहाँ से आपको अंडरलाइन कर लेना है। हमारे आहार, यहाँ से ये वाला, इसे संतुलित आहार कहा जाता है। इसकी छोटी सी डेफिनेशन देना चाहो तो देखो, संतुलित आहार उसे कहा जाता है जिसके अंदर अपने शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए यदि उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं तो ऐसे ही भोजन को अपन या आहार को क्या कहते हैं? संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहा जाता है। इसके आगे देखो, अब क्या होगा जब क्या आपने कभी सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन वगैरह या विटामिन वगैरह या कार्बोहाइड्रेट की होती है, जो कि अधिक, तो क्योंकि उनके अंदर शरीर के स्वास्थ्य, जो शरीर की जो वृद्धि और विकास क्या होता है, छोटे समय के अंदर अधिक होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं आवश्यकता तो होती है, लेकिन क्या होती है, आयु वर्ग के अनुसार सभी के जो व्यक्ति होते हैं उनके अलग अलग प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है। क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार करना है। जांच कीजिए कि प्रतिदिन भोजन में आप करते हैं, आप क्या करते हैं और क्या उसमें सभी पोषक तत्व आप करते हैं और उसमें क्या पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, दालें, मूंगफली है, सोयाबीन है, अंकुरित अनाज है, और जैसे मूंग व चना है। किण्वित भोजन है, यानी दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली है। आटे का मिश्रण है, जैसे मिस्सी रोटी वगैरह होता है, अपन एक दो आटे को मिलाकर बनाते हैं। थेपला है, अनाज व दालों से बना होता है। इसके अलावा केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जी, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। यानी ये सारी चीज़ें अपने घरों के अंदर ही उपलब्ध रहती है। ऐसा नहीं अपने को मार्केट जाकर अपने को और अधिक इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये जो यदि अपन एक रेगुलरली यानी अपन नियम बनाकर यदि किसी भी भोजन को करेंगे कि भाई अपने को ये चीज़ें इस टाइम खानी है, तो उससे अपने शरीर में स्वास्थ्य क्या होगा? वृद्धि, विकास होगा। अब देखो, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतु में भोजन में भी सभी अवयव होते हैं और क्या इन्हें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, उनको भी होती है। उनके शरीर के अंदर भी क्या होती है? वृद्धि, विकास के लिए जैसे चारे वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर सेल्यूलोज वगैरह होता है, उससे उनके शरीर का विकास होता है। और दूसरी चीज़ें जैसे पानी वगैरह होता है, और अन्य फल व सब्जी के जो छिलके खाते हैं उनसे भी उनको ये सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मिट्टी से जो होते हैं उनको खनिज वगैरह प्राप्त होते हैं। इसके अलावा देखो, छिलका उतार के यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों के बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन या कुछ खनिज लवण क्या हो जाते हैं? अलग भी हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई के जो सभी प्रकार के जो मतलब भोजन वगैरह आप करते हो उनके अंदर यदि आप अच्छे से पकाओगे तो क्या होगा? अच्छे से पका कर नहीं खाओगे तो भी
पकाकर भी खाना पड़ता है। और ये कह रहा है कि यदि अपन बार बार सब्जियों वगैरह या छिलके फलों को वगैरह का धोएंगे तो जैसे अपन सेव वगैरह, तो अपन कहते हैं कि सेव को छिलके के साथ खानी चाहिए। जैसे ऐसे बहुत सारे फल होते हैं जिनको छिलके के साथ खाएं, क्योंकि उनके अंदर भी विटामिन वगैरह और प्रोटीन वगैरह की मात्रा होती है। जैसे दालें, उनको बार बार धोएंगे तो क्या होगा, उनके अंदर प्रोटीन की जो परत होती है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। तो इसलिए अपने को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके आगे है आपके, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इससे पाचन क्या हो जाता है, आसानी से होता है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों को हानि हो जाती है। जैसे अपन सब्जी वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर पानी वगैरह डालते हैं, तो ये थोड़ी अपन उस पानी को वापस बाहर निकाल देते हैं। तो ये बाहर निकालेंगे तो क्या होंगे, जो भी सब्जी वगैरह के अंदर जो भी प्रोटीन विटामिन वगैरह होंगे वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार, फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना भी सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। क्या ऐसा नहीं होता है? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर मात्रा में वसायुक्त भोजन खाया और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या ये ठीक था? नहीं। यदि वसायुक्त भोजन करेगा तो उसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, शरीर के अंदर चर्बी की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे वो मोटापे के शिकार भी हो सकती है। और इससे जो मोटापे के शिकार होने से उसको अन्य बीमारियां भी होने लग जाएगी। इसके आगे देखो, अब बहुत हानिकारक हो सकता है और हमारे भोजन में वसा की यदि अत्यधिक मात्रा होगी तो मोटापे का कारण भी बनती है। यदि आप ये समोसे वगैरह, तेल वगैरह, यदि ये चीज़ें, तली हुई चीज़ें वगैरह ज़्यादा खाओगे तो मोटापा रोग बढ़ जाएगा, जिससे अन्य बीमारियां भी अपने शरीर से जुड़ जाएगी। अब देखो, अभावजन्य रोग। यदि पोषक तत्वों की भोजन के अंदर कमी होगी तो उससे कौन कौन से रोग हो जाएंगे, तो उसे अपन क्या कहेंगे, भोजन के अंदर पोषक तत्व यानी अभाव होने के कारण कौन से रोग हो गए। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यदि कमी लंबी समय तक रहती है तो उस व्यक्ति अभाव से ग्रसित हो सकता है। यदि लंबे समय तक यदि अपने भोजन के अंदर किसी भी पोषक तत्व की यदि लगातार कमी होती रहती है तो उससे अपन क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं, या इसको कुपोषण भी बोला जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग एवं विकृति उत्पन्न कर सकता है। वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। यहाँ से आपको अंडरलाइन कर लेना है, या एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर के अंदर होता है तो इसको अपन क्या कहेंगे, अभावजन्य रोग कहेंगे। इसके आगे देखो, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो कुछ रोग हो सकते हैं। यदि प्रोटीन की कमी होती है तो जैसे उसकी जो वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि, वो अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन वगैरह आ जाएगी, बालों का रंग हो जाएगा, उड़ जाएगा, त्वचा की बीमारी हो जाएगी और पेचिस वगैरह जैसे ये सारी बीमारियां उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। आपने देखा ही ये प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, विटामिन वगैरह अपने शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं। इनको अपने को, आवश्यक अवयव हैं, इनको अपने को भोजन के साथ नियमित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। इनकी ना तो अपने को कमी होनी चाहिए, ना ही इनकी अधिकता होनी चाहिए। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय में अनुपस्थित होते हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से ही अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा और वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको भोजन में अच्छे से क्या करना है, प्रोटीन वगैरह, विटामिन वगैरह और कार्बोहाइड्रेट वगैरह आदि को उचित मात्रा के अंदर ग्रहण करना है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग विकृति हो सकती है, जो कि अपने आगे सारणी के अंदर देखेंगे, जो सारणी मैंने आपको करने के लिए भी दी है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम हेतु संतुलित आहार लेने की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से ये जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण क्या है, सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। यानी जैसे अलग अलग प्रदेशों के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार का भोजन होता है, लेकिन उन सब के अंदर क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, वो सभी के अंदर सम्मिलित होते हैं। जैसे कोई दाल वगैरह खाते हैं, कोई मछली वगैरह खाते हैं, कोई अंडे वगैरह खाते हैं, कोई मांस वगैरह खाते हैं, तो इन सब के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। अपन ने पहले ही देख लिए थे इनके स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और इनको अपने आगे जीवन के अंदर भी अपनाना है, ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके और आप आगे भी
अपने परिवार वगैरह या अपने भाई जैसे परिवार वगैरह और भी कुछ जैसे दूसरे वगैरह की मदद कर सकते हैं। तो ये वो अपने चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसके देखो आगे विटामिन वगैरह से खनिज लवणों के अभाव से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, रेंतोदी हो जाएगा या क्षीणता या दृष्टिहीनता उत्पन्न हो जाएगी, जिससे रात के अंदर कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद भी हो जाता है। विटामिन बी है जिससे बेरी बेरी हो जाता है, जिससे अपनी पेशियाँ वगैरह होती है, जो तंत्रिकाएँ वगैरह होती है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। अभाव का मतलब होता है कमी, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, जिससे मसूड़ों में खून आना, घाव बढ़ने में अधिक समय का लगना, कहीं चोट वगैरह लग जाएगी तो घाव होगा वो जल्दी से नहीं भरेगा। विटामिन डी है जिससे रिकेट्स हो जाता है, जिससे अस्थियाँ क्या हो जाएगी आपकी मुलायम होकर मुड़ जाएगी, जिससे आप चलने के अंदर आपको दिक्कत आने लग जाएगी, यानी आपके पैर की हड्डियाँ वगैरह होती है जो कि मुड़कर आपके पास नज़दीक आ जाएगी तो आप चल भी नहीं पाओगे। इसके अलावा कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, अपने दांत वगैरह हड्डियाँ वगैरह क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और इससे दोनों जैसे दंत से भी हो जाता है, यानी दांत होते हैं धीरे धीरे कमज़ोर होकर गिरने भी लग जाते हैं। आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, गेंगा या गोइटर नामक रोग हो जाता है, जिससे अपनी जो गर्दन की जो ग्रंथि का क्या हो जाती है, थायराइड ग्रंथि होती है या थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और बच्चों में क्या हो जाएगी, मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाएगी, यानी उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता के अंदर कमी हो जाएगी। इसके अलावा जो लोहा तत्व है उससे अरक्तता उत्पन्न हो जाएगी, यानी अपने शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होंगी, कमजोरी वगैरह आना शुरू हो जाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर अपने ये सारी चीज़ें देखी है, संतुलित आहार वगैरह, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा क्या होती है, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुकसास, स्कर्वी, मंड, विटामिन, इन सब चीज़ों से आप परिचित हो तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके आगे जो ये पाठ का सारांश है वो आपको कॉपी में करना है, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए भेज दूंगा अगले टर्म के अंदर, ठीक है। और इसके आगे अपन इसके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो अपन करेंगे। आपको नियमित रूप से कॉपी के अंदर करते रहना है। और आप जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, अब आज ये सेकंड चैप्टर हो गया, इसके जो अगले टर्न आएगा उसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर इसके तैयार करना है। धन्यवाद।